दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से सुदूर दक्षिण में साम्राज्यों का उदय हुआ, किस प्रकार से इतिहास का आरंभ वहाँ पर हुआ, किस प्रकार से वहाँ पर नगर जो है उनकी स्थापना हुई और वहाँ पर शिल्प कितने प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि मिलिंद पन्नों में लिखा है कि 75 प्रकार के व्यवसाय वहाँ पर मिले हैं और उनमें 60 प्रकार के तो शिल्पी थे। किस प्रकार से वहाँ पर बड़े बड़े नगरों के बारे में हमने देखा था, उस काल के बंदरगाह जो हैं वो हमने मुख्य देखे थे कि नहीं देखे थे। और किस प्रकार से वो विदेशी व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ किया करते थे और दक्षिण पूर्वी जो देश हैं मलय प्रायद्वीप वाले वहाँ से किया करते थे, चीन से व्यापार किया करते थे। आज का लेक्चर है, इसमें हम देखने वाले हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद में एक और जो महान साम्राज्य उभरता है भारतवर्ष में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कौन सा साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य। तो चलो आज का लेक्चर करते हैं शुरू। तो गुप्त साम्राज्य जो है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मौर्य जो साम्राज्य हो गया उसका पतन जब हो गया था, अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहद्रथ। उसकी हत्या किसने कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने जब अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी, उसके बाद हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में कौन कौन से साम्राज्य उत्पन्न होते हैं। मध्य एशिया से जो है हमारे यहाँ आक्रमणकर्ता आते हैं। फिर मध्य भारत में और दक्कन में कौन कौन से राज्य बनते हैं, सातवाहन, वाकाटक, इनके बारे में हमने देखा था। फिर सुदूर भारत में कौन से, दक्षिण भारत में कौन से राज्य होते हैं वो हमने देख लिया था। तो हुआ क्या था कि छोटे छोटे राज्य सब बन गए थे, यानी वाकाटक एक छोटा सा साम्राज्य, वैसे बड़ा था परंतु अगर देखा जाए कि मौर्य साम्राज्य से तुलना करी जाए तो छोटा साम्राज्य ही हुआ करता था। फिर सातवाहन थोड़े छोटे, वाकाटक छोटे हो गए, दक्षिण वाले चेर चोल पांड्य थोड़े छोटे छोटे हो गए, यानी भारत बहुत सारे साम्राज्यों में, बहुत सारे राजवंशों में विभाजित हो गया था। परंतु ये जो है गुप्त साम्राज्य जब अपना उद्भव होता है इसका, उसके बाद क्या होता है कि भारत एक बार फिर से उसी एकता के बंधन में बन जाता है जो कि मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के काल में हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो अराजकता उत्पन्न हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, बहुत सारे जो है विदेशी साम्राज्य अपने यहाँ आके उन्होंने अपना साम्राज्य बसाया। ये हमने पिछले लेक्चर में और जो लेक्चर्स थे अपने उनमें हमने डिस्कस कर ही लिया था। और केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई, जब हमारा गुप्त साम्राज्य जो है वो उसका उद्भव हुआ। और गुप्तों का जो आरंभिक राज्य कहाँ हुआ करता था, ये शुरू में गुप्त जो है वो इनका आरंभिक राज्य हुआ करता था जो अपना उत्तर प्रदेश और बिहार वाला इलाका है ना, यहाँ पर इनका जो है आरंभिक साम्राज्य हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए क्या हुआ करता था, उत्तर प्रदेश वाला इलाका जो है इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। क्योंकि शुरुआती जो गुप्त मुद्राएं हमें मिली हैं वो कहाँ हमें प्राप्त हुई है, वो उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुई है। और ये जो गुप्त लोग थे वो किसानों के नहीं, कुषाणों के, ये संभवतः ऐसा लगता है कि ये कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे और इनको वैश्य बताया गया है। यानी कि ये जो गुप्त साम्राज्य थे, गुप्त जो राजा हुआ करते थे, ये कौन थे, ये गुप्त वंश कौन था, ये वैश्य हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर क्या है, गुप्त वंश की उत्पत्ति अब हम देख लेते हैं कि गुप्त वंश की जो है उसकी स्थापना किस राजा ने की, कौन कौन से महान राजा जो है इस वंश के हुए। आज का लेक्चर जो है हम इन्हीं महान राजाओं के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, उनकी क्या क्या नीतियाँ थी वो। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियाँ कैसी रही थी। ठीक है, तो जो गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। कब, 275 ईस्वी में। 275 ईस्वी में इसने, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कर दी थी। और इसका शासनकाल माना जाता है 240 से 280 ईसा पूर्व के आसपास इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, इसने चीनी पुरोहितों के लिए एक मंदिर बनवाया था। देखिए, जिस राजा के बारे में जितनी जानकारी महत्वपूर्ण है अपनी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उतना ही हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे अगर एसएससी वगैरह हो, इनमें थोड़ा ज़्यादा डीप में भी पूछ लिया जाता है, तो उनकी दृष्टि से हम ये थोड़ा पढ़ नहीं रहे हैं। मुख्य हम पढ़ रहे हैं पीसीएस की दृष्टि से, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा क्या है कि यूपीएससी की मुख्य दृष्टि से हम देख रहे हैं इसे, थोड़ा पीसीएस की दृष्टि से भी से आप देख सकते हैं। तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना कर दी और उसका एक महत्वपूर्ण काम क्या था कि इसने चीनी जो पुरोहित थे उनके लिए एक मंदिर बनवाया था। और श्रीगुप्त जो है उसका उत्तराधिकारी कौन होता है, घटोत्कच। घटोत्कच जो है वो उसका उत्तराधिकारी होता है। और ये जो श्रीगुप्त और घटोत्कच है, इन राजाओं के हमें कोई लेख और सिक्के नहीं मिले हैं।
कि ना तो इनके कोई सिक्के मिले हैं, ना ही कोई इनका लिखा हुआ लेख, जैसे आगे हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे उनकी प्रशस्तियाँ लिखी हुई पाई गई है, वैसे इनकी प्रशस्तियाँ वगैरह नहीं पाई गई है। फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि गुप्त साम्राज्य का सबसे महान साम्राज्य, यानी सबसे पहला जो प्रतापी राजा होता है ना गुप्त साम्राज्य का, वो कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम ही होता है। इससे पहले के जो राजा थे वो छोटे मोटे राजा ही हुआ करते थे। पहला कोई महान राजा हुआ तो वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच का उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का पहला प्रतापी शासक हुआ। उसने क्या किया? नेपाल की जो लिच्छवी राजकुमारी थी उससे इसने विवाह कर लिया। नेपाल की जो लिच्छवी राजकुमारी थी उसके साथ इसने विवाह कर लिया। देखिए, रोटी और बेटी का संबंध अपना नेपाल के साथ है। अभी थोड़े दिन पहले जब काली नदी वाला वो इलाका है वहाँ को लेकर भारत और नेपाल के बीच थोड़ी सी तनातनी हो गई थी, तो भारत के जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी ये वाला जो है उस काल में एक वक्तव्य दिया था कि भारत और नेपाल जो है वो रोटी और बेटी का दोनों के बीच संबंध है, तो इस संबंध को है ना बनाए रखना है हम दोनों को, इसको बिगाड़ना नहीं है और शांतिपूर्वक बैठ के जो है अपना मुद्दा सुलझा लेना है। तो उस काल में भी देखिए नेपाल के साथ जो है अपना वैवाहिक संबंध हुआ करता था, अपना बोले तो अपना गुप्त साम्राज्य का। उसने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में यानी स्मृति के रूप में क्या किया था? 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये आपको याद रख लेना है। ये चंद्रगुप्त प्रथम की कुछ मुद्राएं हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त ने अपने राज्यकाल के दौरान ही अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त इसे कर दिया था कि ये आगे जो है मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा उत्तराधिकारी होगा समुद्रगुप्त द ग्रेट, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है बड़ा ही महान राजा था। उससे पहले ये जब राजकुमार था तब भी बड़ा ही ये राजनीति में अच्छा सा भाग लेने वाला राजकुमार ये हुआ करता था, इसलिए अपने राज्यकाल के दौरान ही समुद्रगुप्त को जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है कि अगला जो राजा होगा वो समुद्रगुप्त ही होगा। इसका वास्तविक नाम था काच। इसका वास्तविक नाम काच हुआ करता था। बाद में जब इसने बहुत सारी विजय प्राप्त कर ली तो इसका नाम क्या रख दिया गया? समुद्रगुप्त इसने अपना नाम धारण कर लिया। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ये आपको याद रखना है। हरिसेन किसके दरबार में था? हरिसेन दरबार में था समुद्रगुप्त के, और इसका दरबारी कवि ये हुआ करता था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति जो लिखी है वो लिखी है। किसने? तो इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है? ये क्वेश्चन आ जाए तो इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है हरिसेन ने, और हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। और इलाहाबाद प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से ही वो संबंधित है। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन लिखता है कि हमारे महाराजा जो है उनके शरीर पर बहुत सारे भालों के, बर्छियों के, तलवारों के और इनके घाव है, जिनकी वजह से हमारे महाराज और भी सुंदर नज़र आते हैं। यानी ये अपने महाराज को इन घावों की वजह से जो वीरतापूर्वक उन्हें मिले थे उसकी वजह से उनको वो सुंदर बतलाता है। यानी अपने सम्राट की, अपने अन्नदाता की वो भूरी भूरी प्रशंसा करता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि जब साम्राज्य एक चक्रवर्ती राजा जो होता है वो क्या करता है कि एक घोड़ा लाता है और उसको छोड़ देता है, और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जिस साम्राज्य से होकर, जिस राज्य से होकर गुजरता है, वो राज्य या तो उस साम्राज्य के अधीन मान लिया जाता है या तो फिर वो उसी का भाग मान लिया जाता है। और जो राज्य उस घोड़े को पकड़ लेता है, जो कोई व्यक्ति, उसे राजा से युद्ध करना पड़ता है। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले जो है हमें एक उसकी मुद्रा भी प्राप्त हुई है। देखिए, ये अश्वमेध यज्ञ वाला जो है एक कॉइन भी हमें मिला। इससे हमें पता लगता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। और उसने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे और उसमें सिक्के जो हैं उनकी हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि गुप्त काल के जो सिक्के हैं वो उत्कृष्ट हैं और दूसरे सिक्कों से। अरे यूपीएससी ने मेंस में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि किस प्रकार से गुप्त काल के सिक्के हैं अपने दूसरे साम्राज्यों की तुलना में विशिष्ट और महान हुआ करते थे। तो ये विशिष्ट और महान किस लिए हुआ करते थे? क्योंकि एक तो देखिए आप, इनके एक निश्चित आकार में बने हुए हैं, आप देख सकते हैं निश्चित आकार में बने हैं। फिर क्या है, इन सिक्कों पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं, जैसे वीणा बजाता हुए, अश्वमेध के यज्ञ वाला, शिकार करता हुआ, शांतिपूर्वक मुद्रा में बैठा हुआ, किताब पढ़ता हुआ, ऐसी मुद्राओं में जो है राजा का चित्रण इसमें किया गया है। इसका मतलब क्या है कि राजा जो है उसको, उसके बारे में अनेक प्रकार के जो है अनेक प्रकार के पहलुओं में पता लगता है। और दूसरे सिक्कों में क्या हुआ करता था, उनमें सिर्फ
कुछ निश्चित चीज़ें ही डाली जाती थी कि एक तरफ लक्ष्मी का वो लिख दिया या राजा का नाम लिख दिया, और निश्चित आकार में वो नहीं हुआ करते थे। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो और इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। उसने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी। कौन कौन सी? एक गरुड़ वाली होगी, एक धनुर्धर, एक परशु, एक अश्वमेध, एक व्याघ्रहंता, व्याघ्रहंता मतलब बाघ को मारने वाला, और एक वीणा वादन करने वाला। इस प्रकार की उसने क्या की थी, ये देख ले, व्याघ्रहंता, धनुर्धर वाली ये दिखा रखी है ना, मैरिज कोइन ये दिखा रखा है, अश्वमेध लिरिसिस्ट वाली दिखा रखी है, ये लॉयन स्लेयर व्याघ्रहंता वाली, राइनो स्लेयर है ना, मतलब गेंडा जो है उसको मारने वाला दिखाया गया है, बैटल एक्स टाइप यानी लड़ता हुआ उसको दिखाया गया है, परशु वाला ये देखिए, ये इसकी वो मुद्रा है। तो इसकी अलग अलग प्रकार की हमें मुद्राएं प्राप्त होती है। और डॉक्टर वी.एस. स्मिथ हुए हैं एक इतिहासकार, उसने इसे भारत के नेपोलियन की उपाधि दी है। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन, जब हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब हम नेपोलियन के बारे में जानेंगे। नेपोलियन जो है वो यूरोप का एक बड़ा ही महान एक योद्धा हुआ करता था। इसके बारे में जब हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब जानेंगे। उसने भी क्या किया था, अपने आसपास के इतिहास जो है, अपने आसपास के जो साम्राज्य हैं उनको जीत लिया था और बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। बड़ा ही वीर उसे माना जाता था। उसी प्रकार से जो है ये समुद्रगुप्त ने भी अपने आसपास के बहुत सारे साम्राज्यों को जीत लिया था। एक तरीके से इसने पूरे भारत को रौंद डाला था अपने तलवार के दम पर। इसके साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राजा तो ठीक है, इसके आसपास के परिधि पर रहने वाले राजा भी इसके नाम से ही थरथराते थे। यानी कि सोजा बच्चा नहीं तो कौन आ जाएगा, समुद्रगुप्त आ जाएगा। उन राजाओं की माएँ उन्हें ऐसा कहा करती थी। समुद्रगुप्त जो था वो अशोक के एकदम विपरीत हुआ करता था। अशोक कैसा आदमी था? कलिंग युग के बाद में, हालांकि कलिंग युग के पहले तो वो भी बड़ा ही, आप जानते हैं, बड़ा ही हिंसक आदमी हुआ करता था, परंतु कलिंग युग के बाद में, और कलिंग युग कब हुआ था? उसके सिंहासनारोहण होने के 8 वर्ष बाद में। तो कलिंग युद्ध के बाद में वो एकदम शांतिवादी हो जाता है। तो अशोक को अगर शांतिवादी हम माने तो समुद्रगुप्त उसका एकदम उल्टा प्रतीत हमें होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसने खूब मार काट मचाई पूरे देश में। अपने देश को, पूरे भारत में इसने अपने तलवार के दम से पूरा छिन्न भिन्न कर दिया सब साम्राज्यों को। सब लोग इससे डरने लगे थे। तो इसने जिन जिन साम्राज्यों को जीता उनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? एक तो गंगा यमुना दोआब के वे राज्य जिनको हराकर गुप्त राज्य में मिला लिया गया। यानी कि कुछ राजा जो थे गंगा यमुना दोआब के, उनको क्या किया, इन्हें हरा दिया और अपने साम्राज्य में उनको मिला लिया। पूर्वी हिमालय के कुछ राज्य थे, जैसे नेपाल हो गया, असम हो गया और बंगाल। यानी कि देखिए आप, असम तक भी ये पहुंच गया था, और बंगाल। और कुछ सीमावर्ती राज्य जैसे पंजाब के मद्र गणराज्य, पंजाब में मद्र गणराज्य हुआ करते थे। उन मद्र गणराज्यों को भी समुद्रगुप्त ने क्या कर दिया, अपने बाहुबल के प्रभाव जो है उसका अनुभव करा दिया। यानी कि उनको डरा दिया बहुत अच्छा खासा, उनको एक मतलब युद्ध में उनको हरा दिया। और बाद में उनसे ये हो गया कि आप मेरे दरबार में आना, और क्या है, आप बढ़िया से सोना चांदी सब ले आना, और आके दरबार में मेरे सामने आके ये मेरे को अर्पित कर देना, और अपनी बेटियां जो होती हैं उनकी शादी हमसे कर देना। बस यहाँ तक अगर आप कर लोगे तो हम आपको आसानी से शांतिपूर्वक अपने राज्य का जो है वो शासन संभालने देंगे। फिर कुछ ऐसे राज्य थे जैसे अटाविक राज्य। अटाविक मतलब जो राज्य जंगली क्षेत्रों में हुआ करते थे, जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। विंध्य क्षेत्र आप जानते हैं ना, जो भूगोल पढ़ेंगे तब इसके बारे में और हम जानेंगे। और अभी तो आप ये समझो कि मैं एक छोटा सा ये भारत का मैप बना दूं। यहाँ ये गुजरात वाला इलाका हो गया, ये छोटा सा बन गया। तो ये वाला मध्य, ये वाला है ना, ये विंध्य नीचे, तो ये विंध्य वाला ये जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर जो है जो रहा करते थे, राज्य पड़ते थे, उन सबको तो समुद्रगुप्त ने अपने वश में कर लिया। और पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के जो 12 शासक थे उनको हराकर इसने छोड़ दिया कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, आप भी क्या याद करोगे। यानी उनको ये अनुभव तो करा दिया कि समुद्रगुप्त से पंगा नहीं लेना है, नहीं तो पंगा भारी पड़ेगा। फिर 5वें समूह में शक और कुषाण राज्य आते हैं, जो अफगानिस्तान में भी हुआ करते थे। और जो गुजरात वाला इलाका जो अपना है, यहाँ पर जो पश्चिमी क्षत्रप हुआ करते थे शकों के, इन लोगों को भी समुद्रगुप्त ने हरा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि समुद्रगुप्त जो है उसको क्या हुआ, ये पश्चिमी तट जो है समुद्र का ये मिल गया, जो कि व्यापार और वाणिज्य के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इसीलिए आप देख लीजिए कि आज गुजरात जो है इतना विकसित राज्य क्यों है। नो डाउट कि वहाँ के जो स्वतंत्रता के पश्चात जो वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह हुए, वहाँ के जो नेता हुए, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बारे में कोई शक और शंका नहीं है, नहीं होनी चाहिए। परंतु जो समुद्री राज्य हुआ करते हैं, समुद्र तट से लगने वाले राज्य, ये अब शुरुआत से ही यानी ऐतिहासिक रूप से ही ये विकसित और यानी कि और बाकी
जो अंदर वाले राज्य है, हिंटरलैंड जो स्टेट्स हैं, उनसे ये पहले ही विकसित, इनकी तुलना में विकसित हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ से व्यापार और वाणिज्य कहाँ से होता है, समुद्री मार्गों से ही व्यापार वाणिज्य हुआ करता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि गुजरात वाला इलाका, कर्नाटक का कोस्टल इलाका, केरल वाला, तमिलनाडु वाला, आंध्र प्रदेश वाला, ये इलाका जो क्या है, विकसित है तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनके 5 जो राज्य कौन कौन से थे, ये देखिए, ये तो आप गंगा यमुना दोआब वाले हो गए, सॉरी, हाँ जी, ये गंगा यमुना दोआब वाले राज्य जो है हो गए। फिर ये कौन से राज्य हो गए, इनके सीमावर्ती राज्य वगैरह हो गए जिनको इसने हराया। फिर ये जो है कौन से, पूर्वी दक्कन वाले और दक्षिण भारत वाले ये इलाके हो गए जिनको इसने हराया। और जो पल्लव है, कांची के जो पल्लव है, समुद्रगुप्त तो वहाँ तक पहुँच गया था और पल्लवों को अपनी अधीनता उसने स्वीकार करवा दी थी। और ये जो साम्राज्य के जो परिधि पर राज्य हुआ करते थे, जैसे ये अफगानिस्तान वाला, और यहाँ पर वल्लभी वगैरह में कौन हुआ करते थे, यहाँ पश्चिमी क्षत्रप हुआ करते थे, पश्चिमी क्षत्रप हुआ करते थे किसके, शकों के। और ये श्रीलंका, यहाँ के राजाओं को इसने क्या कर दिया, डरा के रख दिया था कि भैया मेरे से पंगा आप मत लेना। ठीक है, स्क्रीन एक बार साफ कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये प्रयाग प्रशस्ति, आप कंफ्यूज मत है ना, प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति एक ही है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, किसने लिखी थी, हरिशेन ने इसमें इसकी रचना करी थी। तो ये आप चित्र आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलें आगे, ठीक है जी। फिर क्या है, समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा और प्रभाव जो है वो भारत के बाहर भी फैला हुआ था। हुआ यूं कि श्रीलंका का राजा हुआ करता था मेघवर्मन, और मेघवर्मन जो है वो क्या हुआ करता था कि बौद्ध आदमी था, वो बौद्ध धर्म का पालन किया करता था। तो उसके मन में सूझा कि बौद्ध धर्म का जो है वो जन्म स्थान का है भारत में, तो उसे सूझा कि एक काम करते हैं, हम भारत जाके बौद्ध का एक मंदिर बनवा देते हैं। तो भारत आएंगे, चलो आ तो जाएंगे, परंतु पूछना किसे पड़ेगा, महाराज को पूछना पड़ेगा। महाराजाधिराज उस काल में कौन हुआ करते थे, समुद्रगुप्त साहब। और समुद्रगुप्त तो आप जानते ही हैं, बड़ा मतलब डर लगता था इनसे, बड़ा भयंकर इनका एक प्रभाव था। तो इनसे अनुमति मांगने के लिए समुद्रगुप्त के पास में एक दूत भेजा गया। तो दूत ने आके बोला समुद्रगुप्त के दरबार में, महाराज मैं श्रीलंका का राजा मेघवर्मन का दूत हूँ और महाराज की ओर से एक संदेश लाया हूँ। बोले बताओ क्या संदेश है। कि महाराज जो है आपकी अनुमति से बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं। कहाँ, बोध गया में। तो महाराज ने, भाई मंदिर धर्म कर्म का काम है, और समुद्रगुप्त वैसे बड़े आप देखें तो हिंसक टाइप के थे, मगर ये धर्म कर्म के मामले में आगे रहा करते थे। उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, महाराज की अनुमति ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड, आप मंदिर बनवा सकते हैं। और उसके बाद में वो मंदिर बोध गया में बनवाया गया। फिर जो है समुद्रगुप्त के बाद में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका उत्तराधिकारी होता है। हालांकि चंद्रगुप्त का बड़ा भाई पहले जो है शासक होता है, चंद्रगुप्त उसके बाद उसके अपने बड़े भाई का वध करके राजा बनता है। देखिए मैंने वध शब्द का इस्तेमाल किया है, हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। और जब मैं उससे पहले पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि हत्या करके राजा बना है। और उससे पहले जब हम मौर्य काल से पहले भी मगध साम्राज्य पढ़े थे तब भी हत्या करके राजा बनते हैं, मगर मैं यहाँ वध शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा क्यों था, हुआ कुछ यूँ था कि रामगुप्त जो है वो राजा बन जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में, और उनका युद्ध हो जाता है शक राजा के साथ। और शक राजा से युद्ध होने के बाद में वो हार जाते हैं युद्ध में। और जो शक राजा होता है वो थोड़ा सा रंगीला टाइप का आदमी होता है। उसने क्या कहा कि काम करो बेटा जी, अपनी बीवी जो है ना, अपनी पत्नी, उनको हमारे पास भेज दो अगर आप सुलहनामा करवाना चाहते हो तो। और रामगुप्त इतना कायर आदमी, इसने क्या करा कि अपनी जो धर्म पत्नी है उनको भेजने के लिए, शक जो राजा था उसके पास भेजने के लिए तैयार ये हो जाता है। इधर भाई साहब जो अपने चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, इनको बड़ा गुस्सा आता है, यार ऐसा कैसे, इतने महान अपना कुल है, इतना महान साम्राज्य अपना है, समुद्रगुप्त जैसे राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम जैसे महान राजा हुए हैं, और आप तो ऐसे पूरे वंश की उसको जो अपनी इज्जत कमाए उसको पूरे धूल में आप तो मिला दोगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक प्लान बनाते हैं। वो क्या करते हैं, जो रामगुप्त की पत्नी होती है उनको तो ये कह देता है कि आप एक काम करो, आप यहीं रुको, और उनका भेष धारण करके ये खुद चला जाता है कहाँ, शक राजा के पास में। और वहाँ जब शक राजा के पास में जाता है, शक राजा बड़े से तैयार होकर बैठा होता है कि आइए आइए, बड़ा मज़ा आ जाता है उसको तो कि हाँ भाई रानी आई है।
जब वो अंदर से पालकी खुलती है तो एकदम से निकलता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसे शक राजा को मार देता है और वहाँ से मार के फिर घर आता है गुस्से में, और घर आके दरबार में बैठे होते हैं और इनको पेलता बाद में, अपने बड़े भैया को मार देता है। तो मरने लायक ही था, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा तो मरने लायक ही था, आप खुद सोच लीजिए। और इसने अच्छा काम तो किया ही नहीं था, अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है और उसके बाद में खुद राजा बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है। हालांकि इसका बड़ा भाई पहले राजा होता है, फिर उसकी हत्या करके ये राजा यानी वध करके राजा बन जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बड़े भाई की हत्या करके राजा बन जाता है। उसके बाद में उसने वो क्या करता है, उसकी पुत्री होती है प्रभावती, तो वो प्रभावती उसकी पुत्री होती है। तो प्रभावती का विवाह वो किससे करवा देता है, वाकाटक जो नरेश होता है रुद्रसेन, उससे ये विवाह उसका करवा देता है। और उसके बाद में क्या होता है कि वाकाटक नरेश जो रुद्रसेन जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका नाबालिग पुत्र राजा बनता है। तो नाबालिग पुत्र का राजा बनता है तो उसकी संरक्षिका कौन बन जाती है, प्रभावती। और प्रभावती किसके प्रभाव में थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में थी। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का देखिए आप, वाकाटक जो साम्राज्य था उसमें भी एक अप्रत्यक्ष रूप से शासन इसका हो ही जाता है। इसने क्या किया, कन्नौज को अपनी दूसरी उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। और उसने क्या किया, मुख्य तौर से वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही अपने साम्राज्य को उसने सुदृढ़ किया। जैसे नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा। जब हम वाकाटक साम्राज्य वगैरह पढ़ रहे थे, मौर्योत्तर काल के जो वंश पढ़ रहे थे छोटे छोटे, तभी हमने पढ़ा था कि नागवंश की राजकुमारी से समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी होता है चंद्रगुप्त द्वितीय जो वह शादी कर लेता है। और कदम राजवंश जो था उसमें अपने पुत्र का विवाह कर देता है, और वाकाटक में अपनी पुत्री का इसने विवाह पहले कर ही दिया था। इस प्रकार से क्या है कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करता है। उसने पश्चिमी मालवार गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जहाँ क्या था 400 साल पुराने शक जो क्षत्रप थे उनका शासन हुआ करता था। और इसकी वजह से उसको क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य के लिए मशहूर पश्चिमी समुद्र तट उसे प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त जो है उसने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। तो जो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर है, आप अगर कभी गए हो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में गए हो तो आपने लौह स्तंभ अवश्य ही देखा होगा, और अगर नहीं गए तो आपको जाना चाहिए। ऐसे ऐतिहासिक जगहों पर तो आपको जाना ही चाहिए। सिर्फ आपको किताबों वाली पढ़ाई जो है जीवन में काम नहीं आने वाली है। थोड़ा सा बाहर निकलिए टाइम निकाल के और ऐसी जगह पर, ऐतिहासिक जगहों पर जाइए ताकि हमें अपने भारत के गौरव का पता लगे। तो वहाँ पर जो लौह स्तंभ खुदा हुआ है, जो खड़ा है, उस पर खुदा हुआ है एक अभिलेख, और उस अभिलेख में चंद्र नामक किसी राजा का वर्णन है। और इतिहासकार जो है उस चंद्र नामक राजा को कौन मानते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसे ही चंद्र नामक उस राजा को समझा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन का राजा हुआ था विक्रमादित्य, जिसने शकों को हरा दिया था। तो सबसे पहला राजा कौन था, वो। और फिर जो भी राजा इतिहास में बहादुर हुआ उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि अपने आप को उसने दे ली। और इस प्रकार से हमने देखा था कि 14 राजा जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। अंतिम राजा कौन होता है, उपाधि धारण करने वाला हेमू, शेषाशूर का जो प्रधानमंत्री था हेमू। और इनमें सबसे महान जो विक्रमादित्य था वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। और उसके उज्जैन का जो दरबार था उसमें कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वान उसमें रहा करते थे। तो ये कालिदास के बारे में हमने पढ़ा था जब हम वाकाटक साम्राज्य पढ़ रहे थे तब भी, कि प्रवरसेन द्वितीय जो थे, प्रवरसेन द्वितीय जो थे उनको सेतुबंध लिखने में इन्हें सहायता की थी। किसने, कालिदास ने। और मेघदूतम जो इन्होंने लिखा था नाटक, वो नाटक भी इन्होंने प्रवरसेन द्वितीय के संरक्षण में ही लिखा था। और ये यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी ये रहा करते, यानी चंद्रगुप्त दरबार के ये रत्नों में से एक हुआ करते थे। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एग्जाम्पल याद रखनी है एग्जाम के लिए, कि चीनी यात्री फाहियान जो है वो किसके काल में भारत में आया था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। और उसने यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है। ये चीनी यात्रियों के बारे में आपको याद रखना कि फाहियान जो है वो सबसे पहले आता है, और वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। फिर एक आता है ह्वेनसांग, ये आता है हर्षवर्धन के काल में। जब हम वर्धन वंश पढ़ेंगे ये गुप्तोत्तर काल में, तब हम देखेंगे कि ह्वेनसांग आया था किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में। इसके बाद में एक और आता है इत सिंह,
तो आपको ये चीज़ें थोड़े से ये याद रख लेने कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। तो सबसे पहले कौन आया था, फायान, फिर आया था ह्वेनसांग, फिर कौन आया था, इत्सिंग। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रख लेनी है। स्क्रीन कर लेते हैं 1 मिनट हम साफ, ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखे अच्छे से, कोई परेशानी ना हो। फिर हम देखते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इसके बाद में कोई महान शासक इतना हुआ नहीं गुप्त साम्राज्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसका उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त, और उसके काल की एक महान चीज़ क्या रही कि उसने नालंदा का बौद्ध महाविहार है उसकी स्थापना की। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना होगा, प्राचीन भारत में अपने बड़े ही महान विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो उसमें से जो नालंदा था उसकी स्थापना किसने करवाई थी, कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी फिर कौन हुआ, स्कंदगुप्त। उसके काल का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य माने जाए तो वो क्या था, हूण जो लोग थे उन पर विजय प्राप्त करना है। अब ये हूण लोग कौन सी बला आ गई, जिस प्रकार से कुषाण, शक, पहलव वो लोग आए थे ना, उसी प्रकार से हूण भी मध्य एशिया से आने वाले ही ये आक्रमणकारी हुआ करते थे। फिर जो जीवित गुप्त है, वो जीवित गुप्त द्वितीय जो गुप्त साम्राज्य का, वो क्या माना जाता है, अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद में हूण जो लोग हैं उन्होंने गुप्त साम्राज्य की आप कह सकते हैं नींवों को हिला डाला। उसके बाद में गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे साम्राज्य फिर से उभर कर आते हैं उत्तर भारत में। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर अगर देखें कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, यानी इतना महान साम्राज्य, 1 मिनट पानी पी लूं, इतना महान साम्राज्य, यानी कि समुद्रगुप्त के समय में तो श्रीलंका तक के राजा थरथराते थे, जिससे मंदिर बनवाने के लिए तक अनुमति प्राप्त करनी पड़ रही है। आप समझ सकते हैं वो साम्राज्य समाप्त कैसे हो गया, उसका पतन कैसे हो गया है। ये तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जो ऊपर चढ़ा है वो अवश्य नीचे गिरेगा। परंतु फिर भी ऐसा क्या कारण रहे कि गुप्त साम्राज्य जैसा महान साम्राज्य जो है वो उसका पतन हो गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी जो थे उनको मध्य एशिया के जो हूण लोग थे, जिन्हें व्हाइट हंस कहते हैं इंग्लिश में, व्हाइट हंस, ये गोरे लोग थे, इन लोगों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त जो होता है वो हालांकि उसने रोकने का प्रयास किया, परंतु जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो थोड़े कमज़ोर ठहरे। महान पिताओं की कमज़ोर संतानें थीं वो, तो वो कमज़ोर ठहरे और हूण लोगों के सामने वो टिक नहीं पाए। क्यों टिक नहीं पाए, सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि जो हूण लोग थे ना, ये इस तेज गति से युद्ध करते थे कि सामने वाले को पता ही नहीं लगता था कि कब आया और कब मार के चला गया। यानी ये लोग क्या करते थे, बेजोड़ घुड़सवार और उत्तम धनुर्धर हुआ करते थे। ये लोग जो लोहे से बनी, जो धातु से बनी रकाब जो होती थी, उसका इस्तेमाल ये घुड़सवारी करते वक्त किया करते थे, और ये बड़े ही बेजोड़ घुड़सवार हुआ करते थे। और धनुर्धारी तो इतने खतरनाक हुआ करते थे ना कि 1 किलोमीटर दूर से इस प्रकार से तीर मार देते थे कि अपने वाले राजाओं को पता ही नहीं लगता था कि कब आया और कब चला गया। तो ये इतने खतरनाक हुआ करते थे, इसलिए इनके सामने वो टिक नहीं पाए। फिर क्या हुआ, मालवा का जो सामंत था यशोधर्मन, उसने हूणों को हरा दिया। गुप्त शासक जो थे वो कमज़ोर हो गए थे, तो उसने हूणों को हराया। और फिर क्या किया, जब उसने हूणों को हरा दिया तो उसे लगा मैं तो पावरफुल हो गया, तो उसने इस सत्ता, इस मद में क्या किया, गुप्त शासकों की सत्ता को इसने चुनौती दे दी। तो इसकी वजह से भी गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हुआ। फिर बहुत सारे और दूसरे सामंत थे, जैसे बंगाल का सामंत हुआ करता था, वहाँ के सामंतों ने, और दूसरे जो है अगर वल्लभी वगैरह का हो गया, गुजरात वाला इलाका हो गया, वहाँ के सामंतों ने, करद राजा जो थे उन्होंने भी क्या करे, सामंत राजा थे, उन्होंने भी गुप्त साम्राज्य को दुर्बल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यानी अपने आप को स्वतंत्र धीरे धीरे घोषित करना शुरू कर दिया। फिर क्या, तो मोखरी वंश, ये जब हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, उसमें देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में गुप्तों के बाद में कौन कौन से राज्य, साम्राज्य, कौन कौन से वंश जो है वो सत्ता में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये मोखरी वंश वगैरह पूछे गए हैं अभी हाल फिलहाल 2021, 22 और 23 वाले एग्जाम्स में। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में उसने क्या कर ली, अपनी सत्ता स्थापित कर ली, किसने, मोखरी वंश ने। फिर हरियाणा वाला जो क्षेत्र था उसमें थानेश्वर के राजा आ जाते हैं। वही थानेश्वर के राजा कौन, वर्धन वंश, हर्षवर्धन की बात अभी मैं कर रहा था, वही वर्धन वंश, पढ़ेंगे आगे उसको। तो वो वर्धन वंश जो है थानेश्वर के राजा, उसने हरियाणा पे अपना प्रभुत्व जमा लिया। फिर क्या होता है, ये गुप्त राजा क्या करते थे कि इन्होंने ग्राम दान देने की धार्मिक कारणों से और भी अन्य उद्देश्यों से अपने आप को महान जतलाने के लिए ग्राम दान देने की इन्होंने परिपाटी अपना ली थी। तो वो ग्राम दान देने के बाद क्या हुआ कि जो साम्राज्य था उसकी आय जो है वो घट गई, और जब आय घट गई तो इतनी बड़ी विशाल सेना वो रख नहीं पाए। हालांकि मौर्यों की तुलना में तो पहले इनके पास सेना कम हुआ करती थी, परंतु फिर भी राज्य की आमदनी घट गई। तो जब तक पैसा नहीं
होगा तब तक सेना सस्टेन नहीं कर सकती। आज भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे होता है, डिफेंस पे। तो वही बात है, तब भी डिफेंस पे ही हुआ करता था, पैसा नहीं तो सेना सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से राज्य कमज़ोर हुआ। फिर क्या हुआ, विदेशी व्यापार जो था वो भी, उसका भी ह्रास होने लगा। हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो वल्लभी के कुछ शिल्पकार थे वो वापस अपने हिंटरलैंड्स, जो उनके गांव वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पर आ गए थे बाद में। तो ये किस लिए हुआ था, क्योंकि विदेशी व्यापार जो हुआ करता था रोमन साम्राज्य के साथ या और दूसरे साम्राज्यों के साथ, वो जो है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी थी। उसकी वजह से भी गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हो गया। तो आज का लेक्चर जो है वो करते हैं हम यहीं समाप्त। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा गुप्त साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की और उसका सबसे महान सम्राट कौन हुआ, फिर उसका पतन फिर कैसे हो गया। श्रीगुप्त उसने इसकी स्थापना करी 275 ईस्वी में, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त को मार के चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बन जाते हैं, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और उसके बाद में जीवितगुप्त द्वितीय वो अंतिम ये शासक होता है। उसके बाद हूण लोग जो आ जाते हैं वो इनके राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। धीरे धीरे जो इनके सामंत होते हैं वो भी इनकी सत्ता को चुनौती देने लगते हैं और साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद में गुप्त जो साम्राज्य है वो उसका अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से एक महान साम्राज्य का अंत हो जाता है। आज का लेक्चर करते हैं हम यहीं समाप्त। इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी इस चैनल पे, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से अपने टेलीग्राम पे चैनल हैं, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। आपको कुछ सलाह देनी हो या कुछ सलाह लेनी हो तो अवश्य कमेंट कीजिए, और कुछ सुझाव आपको देना है तो आप अवश्य बेझिझक होकर आप जो है वो हमें सलाह दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब, एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्ते। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।